अचानक ट्विटर पे खबर आने लगी, ट्विटर पे लोग पोस्ट करने लगे कि मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती हैं इंडिया गठबंधन का। हालांकि इसके पहले मायावती जी बाकायदा बयान दे चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले लड़ेंगी, मध्य प्रदेश में वो अकेले लड़ेंगी, देश भर में अकेले लड़ेंगी। अब इसके पीछे है क्या? ये अफवाह है या इसके अंदर कोई सच्चाई है? अगर ऐसा होता है तो राजनीति किस दिशा में जाएगी? यह सारा कुछ समझने के लिए आज हमने बुलाया है कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष हिंदवी को, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामाजिक कर्मी, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत कायदे से समझने वाले प्रोफेसर रविकांत को, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी को, मनोज काका जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको, और साथ में प्रकाश नारायण सिंह को जो पत्रकार हैं जिन्होंने सबसे पहले यह खबर ट्विटर पर ब्रेक की थी। तो सबसे पहले प्रकाश नारायण सिंह से ही बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। शुरुआत कर रहे हैं हम प्रकाश भाई से। प्रकाश जी पत्रकार हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के देवरिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में पत्रकारिता लगातार करते हैं, एबीपी न्यूज से जुड़े रहे हैं, और सबसे पहले इन्होंने अपने ट्विटर पे खबर ब्रेक की कि कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच समझौता होने की उम्मीद है और कांग्रेस जो है वो मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की बात कर रही है। प्रकाश भाई, कहां से आई थी ये खबर? ये तो पूछना गलत हो जाए, पत्रकार से उसका स्रोत नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कई दिन हो गए इसको, उसके बाद कई सारे चैनल्स ने उठा लिया, कई जगह बहस हुई। आपको क्या लग रहा है, ये इसके सही होने की कितनी संभावना आपको लग रही है? इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? जी, अब मैं आपको डे की खबर बता रहा हूं, क्योंकि ट्विटर पे मेरे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरी डिटेल खबर बता पाया, और भैया आपने मौका दिया इसलिए थैंक यू कि आपको मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं क्रमशः कैसा हुआ। 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने यहाँ ओपनिंग क्लास पे कि एक व्यक्ति बीच में इनडायरेक्टली रूप से बहन जी से बात कर रहे थे, कांग्रेस के ऑन बिहाफ पे, कांग्रेस के ऑन बिहाफ आप पे बात कर रहे थे कि बहन जी ऐसा कीजिए कि सभी तरफ से मिल जाइए। उस समय तक पीएम कैंडिडेट के लिए सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं थी, बट वो आप इस गठबंधन में जुड़ जाइए, इस तरह की बातों के लिए बातचीत चल रही थी, ठीक है। लेकिन करीब 25 दिन पहले सोनिया गांधी ने हरी झंडी दी कि हम बहन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे, इसलिए घोषित करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर भारत में यह समझाने में हमें काफी वक्त बीत जाएगा कि वो दलित है, लेकिन बहन मायावती को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो दलित है। ये हम सभी जानते हैं कि दलित वोट बैंक में कुछ हद तक ही, कुछ ही परसेंट में ही बीजेपी ने सेधमारी कर ली है। तो ये बार्गेन गेम चला और उनको उम्मीद थी कि बहन मायावती के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, तो शायद वो अपने डर से बाहर आके और इंडिया गठबंधन की तरफ से जुड़ जाए। हालांकि 2-3 राउंड की बातचीत चली, इसके बाद वो बातचीत 25 सीट पे फाइनल हो गई कि 25 सीट मायावती को, 38 सीट अखिलेश को मिलेगा। मैं बता रहा हूं आज से 4 दिन अब पहले कि क्या खेल हो रहा है। 4 दिन पहले एक कांग्रेस के महासचिव, नाम नहीं बताऊंगा, उनके यहाँ बैठक होती है 5 बड़े कांग्रेस के नेताओं का। वो लोग वहां से निकलते हैं और एक जगह जाते हैं और वहां से बहन मायावती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखते हैं कि आप दलित बहुल क्षेत्र को ले लीजिए, और मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्र को दोनों की एक तरह की डिमांड। अब 25 सीट पे तो वो राजी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको ये है कि वो 25 सीट वो दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को वो चाहती हैं, जिससे कि उनका सीट निकल जाए। और पिछली बार अखिलेश इसमें धोखा खा चुके हैं, तो अखिलेश का कहना है कि दलित वोट बैंक पे आपकी ठेकेदारी है, तो चलिए दलित बहुल क्षेत्र आपको दे देते हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र तो ये एक तरह का ग्रीडी डिमांड है। ये अखिलेश की तरफ से स्पष्ट कहा गया। आज तक मैं बता दूंगा कि आज तक क्या हो रहा है, तो भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि इधर इस पे अड़ी है, अखिलेश का कहना है कि देखिए हम दलित मुस्लिम बहुल इनको दे दें। कल को क्या होता है कि दलित बहुल क्षेत्र पे यदि सपा का प्रत्याशी घोषित होता है, तो ये दलित वोट हमारे प्रत्याशी को कन्वर्ट नहीं करा पाती है। ये मेरा पिछले बार का अनुभव है। इसी वजह से वो अखिलेश अड़े हैं। ये कल तक की खबर है कि अखिलेश अड़े हैं कि हम इनको दलित बहुल क्षेत्र देंगे।
मायावती यानी है कि हमको दलित मुस्लिम दोनों बाहुल क्षेत्र चाहिए। अभी इसी बात को लेके थोड़ा पेच फंसा हुआ है। तो कल कल दोपहर तक का ये खेल था कि अभी अब सोनिया गांधी लास्ट टाइम में कुछ इंटरवीन करें और कुछ फाइनल डिसीजन मायावती से को पंजाब में सीट देके या मध्य प्रदेश और राजस्थान में देके उनको संतुष्ट कर ले, ये अलहदा विषय है। लेकिन आज मामला यहां तक अटका है। लेकिन कोई ये कहे कि ये मामला ऐसा नहीं चल रहा है, तो आज नहीं तो कल मैं इसको सबूत के साथ पेश कर दूंगा कि हाँ, या मैं यदि तमाम लोग सवाल उठाए, तमाम बड़े लोगों ने चुरा के चला भी लिया और उसके बाद सवाल भी उठा देंगे कि 9 तारीख को तो नहीं हुआ जी। भाई राजनीति में हर क्षण फैसला बदल जाता है, थोड़े से चीजें अड़ जाएंगी तो नहीं भी हो सकता। इसीलिए मैंने कहा प्रकाश भाई कि आते हैं आपके पास लौट के, आज तक की आपने डिटेल। मनीष भाई, जितना प्रकाश जी को पता है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मुझे पता है कि कांग्रेस के कार्यालय में जो लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उनमें से एक मनीष हिंदवी जी हैं, तो आपको इतना डिटेल पता है जितना प्रकाश भाई को पता है? क्या टिप्पणी है आपकी इस पर? देखिए, प्रकाश जी पत्रकार हैं, वो खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। हम ओपन चैनल पर उतना ही कहेंगे जितना हमसे ऑफिशियली कहा जाएगा। लेकिन मैं 2-3 बातें स्पष्ट कह रहा हूं। देखिए, ये बात जब जहां से शुरू हुई इंडिया गठबंधन की, और जब ये बात शुरू हुई कि साहब जिस तरीके से देश में हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, विवेक देवराय संस्थान को बदलने की बात, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये तय हुआ था कि नहीं साहब, एक मजबूत गठबंधन बनना चाहिए। और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि बहन मायावती का कोई तोड़ नहीं है। उस वक्त भी ये बात हुई थी कि पूरे, मैं तो नॉर्थ इंडिया की बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में बहन मायावती दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है। आप देखिए, तेलंगाना में भी उनके वोट हैं, तेलंगाना में भी जब वो जाती हैं तो वहां पर उनके पास लोग हैं, वोट हैं। तो ये कहना कि वो मतलब हाँ, ये नॉर्थ इंडिया में स्वीकार्यता बहुत बड़ी है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बहन मायावती का एक पूरे पैन इंडिया अपील है उनकी। तो ये तब भी बात हुई थी कि बहन मायावती को साथ में गठबंधन में आना चाहिए। बाकी आप ये सरकार कैसे काम कर रही है और लोगों का दबाव और अंत में टूटना, ये मतलब किस तरीके से, किस लेवल तक जा रही है, जो किसी से छुपा नहीं हुआ है। आप सोचिए, सीआरपीएफ लगाकर हिमाचल में विधायकों को हरियाणा लेके चले जा रहे हैं, मतलब फोर्सेस का उपयोग कभी नहीं हुआ, तो ये फोर्सेस के भी दुरुपयोग पर उतर आए हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम सब चाहते हैं कि बहन मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा बने और उनके आने से ताकत मिलेगी और जो ये भाजपा तोड़फोड़ कर रही है खत्म हो जाएगी। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर बहन मायावती जी इस गठबंधन में आती हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आएगी। सही बात है। तो रविकांत सर, दोनों लोगों की बातें आपने सुनी। एक पत्रकार, एक पार्टी के प्रवक्ता, दोनों पर अपना अपना दबाव होता है। हमारे आपके जैसे लोगों पर कोई दबाव नहीं होता है। अभी हमने हाल में देखा, रितेश पांडे जो हैं वो मायावती जी का साथ छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। दानिश अली, कुंवर दानिश अली को बाकायदा मायावती जी ने निकाल दिया और कांग्रेस के करीब माने जा रहे हैं वो। राहुल गांधी के साथ फोटो आई और सारा कुछ हुआ। और उसके साथ पिछले विधानसभा चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन मायावती जी का रहा वो भी हमने देखा। इन सब की रोशनी में आपको लगता है कि एक, पहली बात तो ये कि क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि उनका जुड़ना वाकई उतना फायदेमंद होगा जितना फायदेमंद मनीष जी बता रहे हैं या दूसरे मित्र बता रहे हैं? देखिए, जहां तक रितेश पांडे और दानिश अली का सवाल है, तो राजनीति में शहमात का गेम चलता रहता है, बार्गेनिंग बराबर होती है और हर पार्टी अपने को बढ़ाने के लिए ये सब काम करती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। नंबर 2, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति केवल सत्ता परक राजनीति नहीं है, वो उन तमाम मुद्दों के साथ हैं, चाहे अल्पसंख्यकों को कोई थ्रेट हो या दलितों पिछड़ों की आवाज को कमजोर किया जा रहा हो, उन पर उत्पीड़न हो रहा हो, तो उसके साथ वो हमेशा से खड़े रहे। दानिश अली के साथ वो उस वक्त खड़े हुए जब उनको पार्लियामेंट के भीतर अपशब्द कहे गए। दूसरा जो सवाल आपका है कि इसका क्या फायदा होगा, मुझे लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड है। एक ट्रम्प कार्ड तो कांग्रेस ने पहले ही चल दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जब उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत पहले ये तय कर लिया था
कि हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में एक दलित चेहरा देंगे, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन राजनीति में चीजें तेजी से बदलती हुई हैं और नए समीकरण बनते हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को लेकर के जो पूरे देश में जिस तरह का उनके प्रति भाव है, वो बिल्कुल अलग उससे दिखाई पड़ती है। मैं तो वो तस्वीर याद करता हूं 2019 के बेंगलोर की, शायद जनवरी में वो मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने मायावती के प्रति इतना स्नेह और सम्मान दिखाया था, और वो तो उस वक्त ही चाहती थी कि मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बने। ये उनके ऊपर वो अपना पश्चिम से आने का और जो समता और बंधुत्व का भाव है, जो विचार है, उसका भी प्रभाव आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनिया गांधी 19 में ही मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, वो चीजें नहीं हुई। ये मौका है कि जब एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए, नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कि उसमें कोई भी दाव ना चले। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने इधर इस बीच में जितने भी नैरेटिव उठाने की कोशिश की है, वो सारे फेल हुए हैं। चाहे मंदिर का इशू रहा हो या परिवारवाद का अभी का मुद्दा रहा हो, जिस तरह से उनकी छीछा लेदर हुई है, अब वो यूथ कांग्रेस पर FIR कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन लोगों ने तो उनको एक्सपोज कर दिया है कि असली परिवार आपका क्या है और लोगों को आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन रणनीति आगे की बहुत ज्यादा है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब CRPF का भी इस्तेमाल कर लिया, तो मामला सिर्फ अभी का नहीं है, मामला उसके बाद का भी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी याद कीजिए कि जब चुनाव हार गए तो कैसे बहुत सारा लुपेन वर्ग जो उनका समर्थक था, अंधभक्त था, वो कैसे पहुंचता है व्हाइट हाउस पर, कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये लंबी मुझे लगता है रणनीति है, और इस देश में बीजेपी और RSS के पास अपना कैडर है, और बहुत मजबूत कैडर है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद अगर किसी के पास इस तरह का कैडर है तो वो सिर्फ मायावती के पास है। वो पार्टी के स्तर से लेकर के और उनके समर्थक स्तर पर पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है, और बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स के साथ उनका जो समर्थक है उसके सेंटिमेंट्स बहुत अलग तरह के हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जी ने जो सपना देखा था, अगर उस सपने को साकार होते हुए इस देश का दलित, वंचित, अति पिछड़ा, पिछड़ा तबका, यहां तक कि आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक है, वो भी मायावती का इस्तकबाल करने के तैयार है। यहां तक कि वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी तैयार है। तो जो मायावती का चेहरा है उसका कोई तोड़ नहीं है। और मैंने कहा ना कि अभी से लेकर के और चुनाव के बाद तक, परिणाम के बाद भी अगर कोई हरकत होती है तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और तेलंगाना से लेकर के दिल्ली तक जो हुजूम आएगा उसको नरेंद्र मोदी काउंटर नहीं कर सकते। तो एक बड़ी रणनीति के तहत हो रहा है, और जो पूरा नैरेटिव है वो नैरेटिव एकदम से बदल जाएगा। जिसको लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के पास या इंडिया अलायंस के पास अभी कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं है या कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हराया जाते हुए दिखे। मैं ये दिखे की बात कर रहा हूं। हालांकि बीजेपी इस समय बेहद कमजोर विकेट पर है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये आखिरी दांव खेलने के लिए चल रहा है, और उसमें 2019 की जो सोनिया गांधी की ख्वाहिश है वो आकर के मिलती है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप अंकगणित को देखेंगे तो पूरे देश में करीब 17-18% से कम नहीं है, बल्कि 20% होगा इस समय दलित, और उत्तर प्रदेश में 21.5%। मायावती के चेहरा बनने पर जो भी जाटा और नॉन जाटाओं का विभाजन है वो भी बहुत कुछ पट जाएगा, और जो जाटवों को बीजेपी खींचने की कोशिश कर रही है वो एकदम से रुक जाएगा। ये जो परिस्थितियां बनेंगी वो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगी कि जहां से उसके पास चुनाव सीधे उसके पक्ष में जाते हुए दिखेगा। और नरेंद्र, जो अभी ठीक कहा हमारे पत्रकार ने कि नींद नहीं आएगी नरेंद्र मोदी को, और मुझे तो लगता है कि सपने भी बहुत बुरे आने शुरू हो जाएंगे मोदी जी को। उसके पास उसके बाद कोई विकल्प बचता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि किसी तरीके से मायावती को इंडिया अलायंस में ला करके उनको चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। हमारे साथ मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राकेश भाई जुड़ गए हैं। राकेश पाठक जी,
राकेश भाई, ये बताइए कि आपके यहां घोषणा कर दी मायावती जी ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की, और यहां दिल्ली में लोग मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि कांग्रेस और सपा मिलकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो क्या यूपी में ही गठबंधन की कोई संभावना है, या आपके यहाँ कोई संभावना अभी बची हुई है? और कांग्रेस बसपा के जो रिश्ते रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? उसकी रोशनी में देखिए कि यह हो सकता है, संभव लग रहा है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब मध्य प्रदेश में खास तौर से कोई समझौता कांग्रेस और बसपा के बीच होने वाला है। कांग्रेस और सपा का हो गया है, कांग्रेस ने एक सीट दे दी है खजुराहो की समाजवादी पार्टी को। लेकिन मध्य प्रदेश में बीएसपी की संभावनाओं को जानने के लिए अशोक भाई थोड़ा सा अतीत में हमें झांकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है जो उत्तर प्रदेश के बाद बीएसपी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत जमीन तैयार करने वाला राज्य था। देश का पहला बीएसपी सांसद मध्य प्रदेश ने दिया था अशोक भाई। अर्जुन सिंह को हराकर सुखलाल कुशवाहा संसद में पहुंचे थे। यद्यपि अब वे दिवंगत हैं, उनके बेटे कांग्रेस के साथ आ गए। 2008 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराई थी बीएसपी ने। ये वो स्वर्ण काल था बीएसपी का मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें। लेकिन एक अजीब विडंबना भी है अशोक जी कि बीएसपी के लोग चुनाव जीतने के बाद या तो कांग्रेस में चले जाते हैं या बीएसपी में चले जाते हैं। अभी 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यानी 23 से पहले चले जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों में गए हैं, दोनों में गए हैं सर, अलग अलग अवसर पर। कोई जैसे आप राजस्थान का जिक्र करेंगे तो वहां तो बीएसपी वाले अशोक गहलोत के साथ चले गए। मध्य प्रदेश में दोनों तरफ भी गए। 2018 में 2 लोग जीते थे, एक रामबाई और भिंड लोकल सीट से, विधानसभा सीट से संजीव सिंह कुशवाहा। जब तक कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही, कमलनाथ के साथ रहे हुए। लेकिन जब सरकार गिर गई तो वो बीजेपी के साथ गलवैयां करने लगे, और एन चुनाव से पहले 2023 के नवंबर से कुछ महीने पहले वे संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन वे चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि इस लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़कर क्या हासिल करेगी। कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं, जैसे भिंड है, मुरैना श्योपुर संसदीय सीट है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी किसी की हार या जीत का कारण बन सकती है। अकेले लड़ने पर वो खुद कोई लोकसभा सीट जीत जाएगी, इसकी मुझे संभावना कम लगती है। लेकिन हाँ, जब मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो एक और नेता का जिक्र करना जरूरी है, जो बीएसपी के बैनर पर बहुत बड़ी हैसियत हासिल कर चुके थे, फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया जी, वो भी कांग्रेस में। आपको याद हो, अभी कांग्रेस में विधायक हैं, भांडेर से इस बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं अच्छे खासे वोटों से। एक जमाने में ग्वालियर में बड़ी चुनौती बन के आए थे जयभान सिंह पवैया भाजपा से, फूल सिंह बरैया बसपा से, ये लोग लड़ते थे चुनाव, मुझे याद है। और ये लोग माधवराव सिंधिया के लिए चुनौती बन गए थे, आपको याद है अशोक जी। उसी कारण से, इन्हीं दोनों की चुनौतियों के चलते माधवराव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर गुना शिवपुरी चले गए। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी आज की स्थिति में लोकसभा चुनाव किसी सीट से जीत पाए ऐसी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, चुनौती कहां पेश कर सकती है, जैसे अभी नरेंद्र सिंह तोमर जिस विधानसभा में चुनाव लड़े, दिमनी, वो जो मुरैना संसदीय सीट है उसमें से आता है, वहां दूसरे नंबर पर बीएसपी रही। पूरे मतगणना के दौरान आखिरी दौर तक नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे थे बसपा प्रत्याशी से। लेकिन लोकसभा में पहले भी एक बार बड़ी चुनौती बीएसपी ने दी है मुरैना श्योपुर में। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करती तो अब कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग सभी सीटों पर कल की आप कौन सी सीट देगी बीएसपी को? मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में एक भी ऐसी सीट है जो किसी समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी बीएसपी को दे। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि उन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, लखनऊ में प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया मायावती को प्रधानमंत्री बना रहा है। हमने कई जिम्मेदार हैंडल्स को भी देखा है, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, जो ये कयास लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अतीत में कई ऐसे अवसर आए हैं, कई तस्वीरें, बड़ी स्नेहिल तस्वीरें हैं दोनों के बीच की। तो श्रीमती सोनिया गांधी चाहती हैं कि मायावती को पीएम कैंडिडेचर घोषित कर दिया जाए, मायावती का। लेकिन मुझे इसकी संभावना इसलिए बहुत कम लगती है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास, खुद के पास सबसे बड़ा दलित चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके रहते हुए किसी दूसरे ऐसे चेहरे को जो पूरे समय बीएसपी की गोद में बैठा रहता है, यानी मायावती। आप उनकी पूरी राजनीति देख लीजिए पिछले मोदी काल के 10 साल की, वे तो हमेशा मोदी के साथ और बीजेपी के साथ हैं। और अंतिम बात, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए के होते हुए
मुझे नहीं लगता कि मायावती ये जोखिम उठाएंगी कि वे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ आए। ये मेरा आकलन है। एक और बात है राकेश भाई, जरा इसको इस तरह से भी देखिए कि मतलब अकेले कांग्रेस तो प्रधानमंत्री बना नहीं सकती है, पूरा इंडिया गठबंधन होगा। और मैं अभी छोड़ देता हूं, अभी बीजेपी, ईडी, सीबीआई सबको छोड़ के शुद्ध राजनीति की बात आपसे पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आपने बताया कि कोई सीट जीतने की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार सपा से समझौता करके 10 सीटें जीती थी, जिसमें से मतलब जो उनके एक साहब थे अमरोहा के, दानिश अली साहब, वो तो जा ही चुके हैं, उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। पांडे जी जिनको उन्होंने बनाया था बाकायदा, क्या कहते हैं उसको, अपने संसद में जो उनको प्रतिनिधि बनाया था, वो चले गए। रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उस 10 में से मुझे लगता है कि मुश्किल से 5-6 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो शायद इस बार चुनाव लड़ें। तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार मैक्सिमम सीटें जितनी थी 10 सीटें, मुझे नहीं लगता है कि उसको क्रॉस कर पाएंगी। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 5-6 सीटें आ जाती हैं, मान लीजिए गठबंधन करके 5, 6, 7 या 10 भी मान लीजिए आ जाती हैं। मान लीजिए ये गठबंधन उनको जितनी सीटें देता है, जो चल रहा है दिल्ली में, अगर उसको देखें 10 सीटें वहां से आ जाती हैं। बाकी कोई स्टेट है नहीं फिलहाल जहां पे बसपा कोई सीट जीत पाए। तो 10 सीटों वाली पार्टी को क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल, जिसमें डीएमके भी है, जिसमें सपा भी है, जिसमें आरजेडी होगा, जिसकी अच्छी खासी सीटें आएंगी अगर वो जीतते हैं, तो और भी पार्टियां हैं जिनके अपने अपने स्टेट में लगभग छत्रप वाली स्थिति है, लगभग अकेले हैं वो, उनका सीधे या तो भाजपा से मुकाबला है या कांग्रेस की थोड़ी बहुत ताकत है। तो ऐसे जो दल होंगे, या सबके बाद छोड़ दीजिए, आप दूसरी जो एम है उनकी बात कर लीजिए, ममता दीदी की बात कर लीजिए, तो ये सारे लोग जिनकी 10 से ज्यादा सीटें आने की संभावना है, अगर मायावती जी बेस्ट सिचुएशन में 10 सीटें लेकर आती भी हैं, तो क्या इनको प्रधानमंत्री बनने देंगे, अगर मान लीजिए कांग्रेस की इच्छा हो तो भी? मुझे नहीं लगता कि कोई भी घटक दल, इंडिया का घटक दल मायावती के नाम पर प्रधानमंत्रित्व को लेकर तैयार होगा। आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए, स्टालिन को भी जोड़ लीजिए, वामपंथी दलों को जोड़ लीजिए, ममता बनर्जी भले अभी गठबंधन में घोषित रूप से शामिल ना हो, लेकिन यह तय है कि वे अच्छी खासी सीटें बंगाल में जीतेंगी। हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन लगता है। तो ये जितने बाकी दल हैं कांग्रेस से इतर, हम कह रहे कांग्रेस तैयार भी हो जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वयं खड़गे जी भी तैयार हो जाए, तब भी बाकी कोई भी दल मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए अशोक जी, जितने बड़े नेताओं के हमने नाम लिए, इनमें से कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा था? बिल्कुल नीतीश कुमार। आज भले ही नीतीश कुमार चले गए हों, साथ छोड़कर भी आ सकते हैं, कल लौट के भी आ सकते हैं, और वे तो हमेशा से प्रधानमंत्री पद के नैसर्गिक दावेदार रहे हैं। आज की तारीख में आप किसका नाम कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? स्वयं राहुल गांधी बन सकते हैं, अगर उनकी पिछले बार की 45 सीटें थी उस वक्त जीते थे, अब तो 51-52 है। मैं कह रहा हूं 60-70 सीटें भी आई, 100 सीटें भी आई, तो नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक दावेदार कांग्रेस का ही कोई नेता होगा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद कैसे ये स्वीकार करेंगे 8-10, मैं तो कह रहा हूं अशोक जी 15 सीटें जीत जाए मायावती, तब भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में कौन स्वीकार करेगा? और अब वो चंद्रशेखर वाला दौर नहीं है, इंद्र कुमार गुजराल वाला या एच.डी. देवगौड़ा वाला, अब वो दौर नहीं है। इसकी एक वजह और भी है, जब वो उस दौर की खूबी ये थी कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी, बाहर से समर्थन दे रही थी। अब तो कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी एक सबक सीख चुकी है कि यूपीए 2 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री न बनाने का उसने जो खामियाजा भुगता है, कम से कम एक बार के लिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहलाते ही, और उन्हें कौन रोक सकता था? कोई संवैधानिक प्रक्रिया, कोई नियम कानून, बहुमत, कोई चीज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कांग्रेस नई बन रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, राहुल के जो सलाहकार हैं, उनकी जो मित्र मंडली है, वो अगर जोखिम लेगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करेगी, ताकि किसी मौके पर 6 महीने बाद, 1 साल बाद उन्हें रिटायर किया जा सके। वे ये कह सकें डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह कि मैं तो तैयार हूं, राहुल जी चाहे तो कल प्रधानमंत्री बन जाए, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर ये जोखिम लेना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि फिर मायावती को हटने के लिए कहना, कोई संकेत देना कांग्रेस पार्टी की हैसियत में बचेगा ही नहीं अगर एक बार वे प्रधानमंत्री बन गई, क्योंकि उसका नेगेटिव संदेश जाएगा। एक महिला, दलित, देश की पहली महिला पहली दलित नहीं, जो आप कहने से बच रहे हैं वो मैं कह देता हूं कि अगर कांग्रेस हटती है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे सकती है। मायावती जी को लेने में जो उनका इतिहास है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत। बिल्कुल होने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि मायावती के नाम पर कोई ऐसी खिचड़ी पकेगी
जो सचमुच में परोसे जाने लायक हो। ये सोशल मीडिया की खिचड़ियां चलती रहेगी जब तक नाम घोषित न हो जाए, जब तक गठबंधन औपचारिक रूप से घोषित न हो जाए। तो मुझे लग रहा है 12-13 तारीख 13 या 14 को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद देखना होगा। और तीसरी और अंतिम बात, कांग्रेस पार्टी की सूची आज आ जानी है पहली। हम सिर्फ मध्य प्रदेश पर फिर से लौटे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो 26-27 सीटों के नाम तो लगभग तय हैं कांग्रेस की तरफ से। जो 2-3 संशय हैं वो है गुना शिवपुरी को लेकर, छिंदवाड़ा को लेकर, इंदौर को लेकर और भोपाल। ये 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कोई प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कोई एकदम नया नाम, चौंकाने वाला नाम, जो नरेंद्र मोदी टाइप का कोई सरप्राइज ट्रीटमेंट, कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नाम, बाकी सब कुछ तय है। तो मायावती के लिए मध्य प्रदेश में अब कुछ नहीं बचा। जी अशोक जी। लेकिन एक सवाल बनता है, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, साथ में ले लीजिएगा। एक सवाल ये बनता है प्रकाश भाई कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह की और पार्टियां हैं जिनकी सीटें जो हैं वो मायावती से अधिक आ सकती हैं, आप चाहे ममता जी की बात कर लीजिए, चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए, स्टालिन की बात कर लीजिए, ऐसी कई पार्टियां हैं। क्या वो तैयार होंगी मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जिस देश में देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन चुके हों, गुजराल प्रधानमंत्री बन चुके हों, तो वहां प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कहां कहां होगी, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ हाँ, देखिए पोस्ट इलेक्शन क्या होगा ये बात का विषय है ना। हालांकि सोनिया गांधी का हृदय से इच्छा है कि वो मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उनको बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पिछला इतिहास देखेंगे, राजनीतिक इतिहास, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उन्होंने समर्थन दिया ही है। तमाम ऐसे गठबंधन में हुए हैं, इवन कांग्रेस ने दिया था। तो ये खेल नहीं है, खेल अभी दूसरा है। राजनीतिक तौर पे देखिए, चुनाव जीतने के लिए 2-3 आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। पहला क्या है? नैरेटिव सेट करना, यानी माहौल बनाना, ब्रांडिंग करना। दूसरा क्या है? बूथ पे कार्यकर्ता का लड़ना। ये दोनों बहुत जरूरत है। आप ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, इवन सपा का कार्यकर्ता तो यूपी में थोड़ा लड़ भी लेता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, आप कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं लेकिन बूथ पे लड़ते नहीं है। मायावती के साथ खेल ये है कि उसका कार्यकर्ता अब बूथ पे लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास तमाम कानूनी अधिकार बहुत मजबूत मिल चुके हैं। मैं उसको अन्यथा की तरह से नहीं कहना चाह रहा हूं, बस ये कानूनी अधिकार उसको बूथ पे बीजेपी से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन सपा का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम का खेल हो जाएगा। लेकिन यदि बसपा का कार्यकर्ता लड़ने जाता है और उसके साथ भाजपा का कोई कार्यकर्ता कुछ खेल करता है तो कानूनी रूप से उसको पचड़े में फंसना पड़ जाता है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता डर जाता है। देखिए, मैं जमीन के धरातल की बात कर रहा हूं। यहां पे बूथ का कार्यकर्ता बसपा का कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक कानूनी हथियार हो जाएगा। समझिए, एक खेलिए तो वहां बीजेपी को हिंदू मुसलमान और ड्रामा करने का मौका नहीं मिलेगा, बूथ पे तानाशाही नहीं चलेगी। दूसरा नैरेटिव ये सेट होगा कि अब आप जाइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात के बड़े हिस्से में दलित अस्मिता का खेल होगा। अभी तक दलित अस्मिता का सवाल तो है नहीं, गुजरात में दलित अस्मिता तक का कोई खेल नहीं बना। मध्य प्रदेश में इन्होंने पिछली बार हारा तो इस बार पैसा एक ला दिया, और आप देखिए तमाम मंदिर और इस तरह करके इन्होंने खड़ा किया। और वहां पे रेलवे स्टेशन का नाम बदल के और तमाम इन्होंने दलित अस्मिता से खुद को जोड़ के और इन्होंने एक तत्काल चुनावी लाभ लिया। और मध्य प्रदेश में आप रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन ये करीब आप ये जान लीजिए 120 लोकसभा सीट कुछ गुजरात का हिस्सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, यहां क्लियर कट दलित जिसके साथ उसको सीट, तो 120 लोकसभा सीट एक तरफा हो जाएगा। समझिए, मुस्लिम तो बाद की बात है, मैं केवल दलित एक साथ, दलित अस्मिता का सवाल हो जाए। और कांग्रेस के पास पहले से दलित है, ध्यान दीजिए, कांग्रेस के पास पहले से वहां मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलित है। इनका दलित अस्मिता यदि एक साथ जुड़ गया ये, तो क्लियर कट मध्य प्रदेश में भी 20 सीट से ऊपर आएगी। आप देख लीजिएगा भैया, यदि बहन मायावती को इन्होंने पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया तो।
इवन गुजरात में आप देख लीजिए, दलित को पहली बार दलितों ने इस बार इनको वोट दिया है, आदिवासियों ने बीजेपी को, इससे पहले कभी नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि अनाज पे इन्होंने अपना फोटो छपकाया और वहां के ग्राउंड लेवल पर संघियों ने जाके बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसको टर्न आउट करा दिया इन्होंने कि ये अनाज तुम्हारा बंद हो जाएगा यदि तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे, इस व्यक्ति को वोट नहीं दोगे। तो इस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? फलाना है। जिस तरह से नीचे जाके गुजरात में काम हुआ और उसका रिजल्ट आया, इसकी काट है सिर्फ मायावती। आप बताइए, किसी दूसरे को यदि ममता बनर्जी को बना दिया जाए तो क्या वो 4 राज्य में प्रभावित कर सकती हैं? क्या मध्य प्रदेश में उनका बूथ का कार्यकर्ता कांग्रेस को कोई फायदा दिला सकता है? लेकिन मायावती को बनाया जाता है तो गुजरात में भी उनका बूथ का कार्यकर्ता, जिग्नेश मेवाणी हो चाहे जो भी हो, अन्य लोग हो, तो कोई भी कार्यकर्ता इनको फायदा दिला सकता है। आप बताइए इसके अलावा कोई? तो यहां सीट के ये पोस्ट अलायंस के बाद क्या होगा वो बात की बात है। प्री अलायंस में मायावती के अलावा कोई ऐसा हथियार नहीं दिख रहा है जो इस लेवल पे जो युद्ध चल रहा है, ये महाभारत का युद्ध चल रहा है इस समय, इस लेवल पे, चाहे वो वैचारिकी की बात बाद में होगी, पहले होता है अंगगणित बढ़ाना। अंगगणित, दूसरा कौन ऐसा है जो बूथ पे और नरेटिव दोनों मौके पे इनका अंगगणित बढ़ा रहा हो? आप बताइए। इसी वजह से सोनिया गांधी ने ये तुरुप का इक्का चला है। मनीष भाई, आपके पास आ रहा हूं, हालांकि राकेश पाठक जी का इससे बिल्कुल उलट मानना है, लेकिन आपके पास में आ रहा हूं, अभी उस सवाल को छोड़ देता हूं। लगातार मायावती जी के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर अंदर एक गठबंधन चलाया है। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कहा गया कि उन्होंने कैंडिडेट्स ऐसे ही खड़े किए जो सपा को नुकसान पहुंचाए, और भी कई सारे उनके बयान हों या उनके स्टैंड्स हों, उनसे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में क्या ये खतरा नहीं है आपके सामने कि आप प्रधानमंत्री बनवा दें और फिर वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ले लें? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें बहुत ओपन होकर कही जा सकती हैं, कुछ नहीं कही जा सकती, कुछ चीजों की अपनी मजबूरियां हैं। कम से कम मेरे लिए, जो हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज के दौर की जो सियासत है, जिस तरीके की सियासत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये कम से कम लोकतंत्र तो नहीं है, पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं है, ये दुश्मनी की राजनीति है। आप मेरे साथ हैं तो ठीक है, आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि वो 70,000 करोड़ वाले अजीत पवार भी बहुत अच्छे हैं, उनको पूरा महाराष्ट्र का फाइनेंस दे दिया जाए, उनकी सारी गलतियां माफ हैं। तो इस लेवल पर सियासत आ गई। अब सियासत ये आ गई है कि अगर बनारस में अजय राय जी बीएचयू के रेप कांड के बाद कहते हैं कि साहब इसमें मुझे सूचना है एबीवीपी के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है और बाद में बात सिद्ध हो जाती है कि एबीवीपी के ही लोग जुड़े थे उसमें। तो यहां पर अब मसला दूसरा है। अब जो सच कहेगा, पत्रकार अगर दिखाएगा कि साहब वो मिड डे मील में दिक्कत हो रही है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। तो यहां तो सियासत ही बदल गई है ना। हर राजनीतिक दल के ऊपर जिस तरीके का दबाव है, जिस दिन यहां पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीट फाइनल हुई, उसी दिन सीबीआई पहुंच गई अखिलेश यादव जी के दरवाजे पर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सियासत का एक जो पैटर्न है वही बदल गया है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के रजीम में। हमको सिर्फ एक बात समझनी होगी कि सियासत परसेप्शन का खेल है। हमको ये समझना होगा कि इस देश का जो दलित है, जो ईबीसी है, जो अति पिछड़ा है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन चाह रहा है। देखिए, मोदी जी कुछ भी कहते रहे कि साहब मैं ओबीसी हूं, वो ओबीसी का चेहरा नहीं हो सकते हैं। वो कितनी बार भी कह लेंगे, वो ओबीसी का चेहरा नहीं हो सकते हैं। तो जो ये दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, मायावती जी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि उसको रिप्रेजेंट करती है। और हमें इस बात को भी समझना होगा कि इस वक्त का जो दौर है, राहुल जी बार बार एक बहुत मजबूती से एक बात कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़कर मत देखिए। उन्होंने अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को कहा। लोगों ने कहा कि साहब इलेक्शन का टाइम है और आप यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा निकाल रहा हूं, देश में इस वक्त परिवर्तन की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत है। वरना आप अशोक जी देखिए जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, लोग कहेंगे सियासी रूप से आत्मघाती है। वो बनारस में जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं पढ़ो लिखो, गलत रास्ते पर मत जाओ। वो कहते हैं धर्म जरूरी है तो भूख भी जरूरी है। लोग उसको मिसकोट करते हैं, 30 सेकंड की क्लिपिंग चलाई जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है चलाते रहो। इसीलिए तो जयंत चौधरी आपको छोड़ के चले गए। जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीति जो होती है वो यात्रा निकालने के लिए और सिद्धांतों के लिए नहीं होती है, चुनाव लड़ने, जीतने और सरकार बनाने के लिए होती है।
उनका उनकी उनकी अपनी मंशा, उनकी अपनी सोच। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इस वक्त देश को इसी सोच की जरूरत है, इस वक्त देश को लड़ने की जरूरत है, वरना आने वाला समय बहुत कठिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मनीष भाई तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस समय बातचीत चल रही है तो कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे कोई नुकसान हो, लेकिन जो सवाल मेरा मनीष भाई से था वो सवाल आपसे भी है कि एक सीधे सीधा आरोप लगता रहा है और इसमें किसी व्यक्तिगत अवमानना किसी की बात नहीं है। मायावती जी की जो पर्सनालिटी है, मायावती जी की जो पहुंच है और मायावती जी जिस तरह से प्रभावी हैं देश में, उस पर मुझे लगता है यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी असहमत नहीं हो सकता। लेकिन ये सवाल बार बार आया, उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी समझौते किए, फिलहाल मैं उसको भी छोड़ देता हूं, लेकिन एक सवाल बार बार आया है कि पिछले 5 सालों में परोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार खड़ी दिखी हैं। ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट होगा जब आप प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश कर रहे होंगे? देखिए, मायावती की जहां से राजनीति शुरू हुई, खास करके कांशीराम जी की अगर राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा याद कीजिए, तो उन्होंने दोनों से एक समान दूरी बनाई हुई थी। वो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक समान दूरी बनाई हुई थी और उनका सीधा मानना था कि हमें सत्ता में पहुंचने के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, हम लेंगे, लेकिन हम किसी के द्वारा अगर हम यूज होते हैं वो नहीं होंगे। मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी से समर्थन लिया था, लेकिन अगर आप ये याद करें कि उन्होंने कैसे बीजेपी को खारिज भी किया है। 2 बार समर्थन, दोनों बार उन्होंने छोड़ दिया। 2.5 साल का जो हुआ था, 2.5 साल खुद शासन किया, 2.5 साल के बाद समर्थन वापस ले लिया। मायावती वो नहीं है। समस्या ये है कि मायावती के पास न तो कोई प्रवक्ता है, ना ही कि वो कभी डिफेंड करती है, ना कभी जवाब देती है। इसलिए पूरे गोदी मीडिया में खास करके जो परसेप्शन बनता है या लोगों के बीच में भी जो परसेप्शन जाता है, उसी को ज्यादातर लोग देखते हैं। पिछले चुनाव में जो आरोप लगे, और मैं बहुत बारीकी से विधानसभा चुनाव को वॉच कर रहा था, मैंने शुरू में कहा भी था कि मायावती इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो उन्होंने कैंडिडेट दिए थे वो कैंडिडेट उन्होंने पहले उतारे थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे। तो ये आरोप मुझे लगता है कि निराधार है कि उन्होंने वो कैंडिडेट दिए कि जिससे सपा का नुकसान हो। और मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, रणनीति बनाने का पूरा अधिकार है कि वो किस तरह के कैंडिडेट उतारेगी। हाँ, ये जरूर है कि मायावती का अगर देखिएगा उत्तर प्रदेश में कि हमें किसको हराना है और सपा और बीजेपी के बीच में उन्हें तय करना हो तो वो सपा को हराएंगे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब आप इसको गलत कहें, सही कहें, और रही बात कि कौन किसके करीब खड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस देश में राजनीति में इतना डेमोक्रेसी तो है ही कि मुलायम सिंह यादव भी नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप दोबारा आइए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मायावती को एक्चुअली डिफेंड कोई नहीं करता है, इसलिए उन पर ये आरोप चस्पा हो जाते। तो मैं खैर उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती ने हमेशा वो रणनीति अपनाई है कि जिसके जरिए वो अपनी राजनीति को और अपने विचारधारा को, हालांकि उसमें उन्होंने कई बार समझौते भी किए हैं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए वो हमेशा खामोशी से काम करते हैं। अब हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं कि जब समाज को जरूरत होती है उस समय आप खामोश होती हैं, उस समय हाथरस आप नहीं पहुंचती हैं या रामपुर नहीं जाती हैं, ये बिल्कुल आलोचना वो मैं करता भी हूं। लेकिन जिस सधी रणनीति के साथ वो राजनीति करती हैं, आप चाहे 22 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, 19 का देख लीजिए या अभी देख लीजिए, आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो मायावती की हो रही है। क्यों हो रही है? अगर उन पर इतने ही आरोप हैं, अगर वो इतनी ही अविश्वसनीय हैं, तो फिर उन पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा उनकी जरूरत महसूस हो रही है तो लोग जानते हैं कि मायावती न तो किसी से डरती है। जो लोग कहते हैं ना कि ईडी सीबीआई से डरती, मुझे नहीं लगता कतई। मायावती को डराने वाला इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। और अगर हिम्मत अमित शाह को है बतौर गृह मंत्री, तो 2 ईडी के अफसर उनके दरवाजे पर भेज करके दिखाएं और आप खेल देख लीजिएगा। अमित शाह इस बात को जानते हैं, मोदी भी जानते हैं, तो जब भी आते हैं तारीफ करते हैं। उनको मालूम है सेंटिमेंट्स क्या है, और उस तारीफ के जरिए वो खुद वोट ले जाते हैं। ये अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया। अखिलेश यादव की ये राजनीति रही है कि न तो वो कभी दलितों के घर आना जाना है उनका, मैं मानता हूं कि वो नौटंकी है, लेकिन राजनीति में जब सामने वाला इतनी बड़ी नौटंकी कर रहा हो तो आपको करने में क्या हर्ज है, तो वो कभी नहीं जाते। उन्होंने मायावती पर 1-2 बार इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया तो जो वोट उनको मिल भी सकता था वो भी छिटक गया। तो मायावती वो है जो
खामोश रह करके भी इतनी बड़ी ताकत बनी हुई है। और रही बात विश्वसनीयता की, तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती बीजेपी के साथ चली जाएंगी, समर्थन कर देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मायावती भूली नहीं है, वो उस आंदोलन से आई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पढ़ा है और वो उस बात को भी जानती हैं कि हिंदू राष्ट्र दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। वो इस बात को भी जानती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हिंदू राष्ट्र हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बड़ी रणनीति से जो भी काम कर रही हैं, और उस चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां होंगी, कहीं कोई मुझे शंका नहीं है। मैं न उनको कभी मिला हूं, ना मैं उस तरह से जानता हूं, लेकिन जो मैंने उनकी राजनीति को देखा, पढ़ा, समझा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि इतनी वो अविश्वसनीय नहीं है कि बीजेपी के साथ चली जाएगी। हाँ, ये हो सकता है जरूर कि उनकी अपनी नीतियां काम करें, उसमें वो बहुत ज्यादा समझौते ना करें, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और वो पूरी सत्ता को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ये उनके पहले का इतिहास हमें बताता है। तो इस पर तो हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं हो सकता कि वो बीजेपी के साथ, बल्कि अगर हिंदुत्व के उस आक्रामक अपने राजनीति को काउंटर करना है, तो आज की तारीख में मायावती से बड़ा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने विधायक को बुला करके गिरफ्तार कराए। ये सिर्फ मायावती ने किया है। कानून व्यवस्था हो, सांप्रदायिक दंगे का सवाल हो या कुछ भी हो, मायावती के सामने ये सब नहीं चलता है। तो मोदी का विकल्प मुझे लगता है कि उनसे बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं है, उसी लहजे में जवाब देने वाला और उसी हिसाब से राजनीति करने वाला वो कोई दूसरा नहीं है। खड़गे जी बहुत सीनियर हैं और बेहद अनुभव उनको है, लेकिन जो यहां पर है सीधे जवाब देने का और कार्रवाई करने का मादा, वो शायद खड़गे जी में, वो चूंकि बहुत संवेदनशील और उदार रहे हैं वो हमेशा से, तो वो अगर तुलना करें तो उसमें फर्क दिखेगा। डॉक्टर साहब एक सेकंड रोक रहा हूं, मनोज काका जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पिछले चुनाव में तो हमने देखा था लोकसभा में बुआ बबुआ का रिश्ता, बाकायदा डिम्पल जी ने बाकायदा पैर भी छुए थे, वो सारा कुछ हमने देखा था, बड़े खूबसूरत दृश्य आए थे और सफलता भी ठीक ठाक मिली थी। मनोज भाई आप थोड़ा देर से जुड़ पाए, लेकिन मैं समझ रहा हूं आप इस समय यात्रा में हैं, चुनाव का माहौल है, वो सारा कुछ मेरे समझ में आ रहा है। चर्चा लगातार ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन भी होने वाला है। बसपा को 25 सीटें ऑफर की जा रही हैं, ये बात प्रकाश भाई ने बताई। प्रकाश भाई पत्रकार हैं और ये हो रहा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जाने का प्लान है, जो सोनिया गांधी का बेसिकली प्लान है। आपके पास क्या सूचना है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं है, तो इस पर कोई अधिकृत बयान तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये बात तो बहुत ठीक है। हमारे नेता ने तो पूर्व में आपके एक संवाद में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने, एक दलित महिला बने जो कांसी राम और बाबा साहब के विमर्श से निकली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जो रवि सर कह रहे थे, रवि सर को चूंकि हमारे अभिभावक भी हैं, हमारे अध्यापक भी रहे हैं, तो मैं तो बताना चाहूंगा, आपका ये जो एक बात है कि दलितों के घर नहीं जाते, ये आपका ठीक विमर्श नहीं है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के तथ्यों को आपको ठीक से अध्ययन करना चाहिए। आज के समय में जो इस देश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है, जो बात बिहार के लेनिन जगदेव बाबू कहते थे, जिस बात के लिए लड़ाई बीपी मंडल साहब ने और पूना पैक्ट से लेके आज तक लड़ी गई, उस विमर्श को अगर इस देश में किसी नेता ने एकदम मुखर होकर के आवाज दिया, वो मुझे लगता है कि इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मनोज भाई जो कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से पीडीए की पॉलिटिक्स जो समाजवादी पार्टी जिस तरह से कर रही है, तो उसको लेकर वो कहना चाह रहे थे कि पिछड़ा दलित आदिवासी की बात तो वो कर ही रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है। तो अब वो होते तो अपनी भाषा में और कुछ कहते, लेकिन अब इंटरनेट का तो कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं कंक्लूड करने के लिए आ रहा हूं आपके पास, आपसे ही शुरुआत की थी प्रकाश जी, कि जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता का बयान यहां पे हम सुन रहे हैं और जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो शुरुआत ही यहां से की थी, अखिलेश जी ने पब्लिकली कहा था कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा लगता है कि
आप जो सूचना ब्रेक सबसे पहले आपने की थी, और ये बात मैं कहूं कि ठीक है आपकी कम फॉलोइंग है इसलिए बाकी लोग श्रेय लेके उड़ जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ट्विटर पर आपने सबसे पहले, और वो ट्वीट भी हम यहां पर लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कुछ मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राकेश पाठक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग अलग है, अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग दिखती है वो। तो आप फाइनल आपका कमेंट इस पर क्या होगा? आप जितने सवाल मैंने पूछे हैं उनमें से कुछ को लेके अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। बस 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 10 सेकेंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी कल तक का ये मसला है। मायावती एक बहुत बढ़िया ये रवि सर ने बात कही कि मायावती डरती नहीं है। ये फालतू ट्विटर का कंफ्यूजन है। ट्विटर पे ये खेल चलता रहता है कि डर गई ऐसा वैसा, वो डरती नहीं है। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे सपा को डैमेज करना रहा है शुरू से, तो वो आज भी है, इसमें कोई खेल नहीं है। वो गेस्ट हाउस कांड उसके पीछे है क्या प्रकाश? गेस्ट हाउस कांड की यादें हैं क्या उसके पीछे? हाँ, नहीं, गेस्ट हाउस कांड ही नहीं है, अब फ्यूचर के लिए भी बात है कि यदि वो सपा बढ़ गई तो दलित उसके साथ चला जाएगा। अभी नुकसान अखिलेश का, जैसे सर ने एक और बढ़िया बात कही कि दलित के घर नहीं जाते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड की बात है, प्रवक्ता कुछ भी कहे, ये सब की बात मैं नहीं समझता। पहले से आप देखिए सपा की पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह वर्सेस अखिलेश का, 10 सेकंड दीजिएगा भैया, मैं क्लियर समझा दूं। मुलायम सिंह बैठते हैं, बगल में अमर सिंह बैठते हैं, जनेश्वर मिश्रा बैठते हैं, आजम खां बैठते हैं, बेनी वर्मा बैठते हैं, रेवती रमन सिंह बैठते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, ये हर जाति का एक गुलदस्ता दिखा। अखिलेश यादव के बाद आप मुझे 5 ऐसे अन्य जाति के नेता का नाम बता दीजिए, उनके प्रवक्ता बता दें कि ब्राह्मण का नेता कौन है, कुर्मी का नेता कौन है, उनके पास भूमियार का नेता कौन है, आप बता दीजिए 5 ऐसा गुलदस्ता जो आज मुस्लिम चेहरा तक अखिलेश के पास कोई नहीं है उस लेवल में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और इसी का फायदा बीजेपी और मायावती उठाना चाह रही है, जिसके लिए वो बार बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रही है, ताकि भविष्य का उनका अगले 25 साल की खेल वो सेटल हो जाए। वो जानती है कि अखिलेश जिस तरह की शहंशाह टाइप की राजनीति कर रहे हैं, इसका फायदा मुझे अगले बार ये यदि मुस्लिम वोट बैंक में यदि मेरा भरोसा एक बार बैठ गया तो फिर मेरे लिए 25 साल के अगला आसान हो जाएगा। और इसी चीज से अखिलेश डर भी रहे। हालांकि इसी डर का मैं थोड़ा सा उस शब्द में कहूं, अखिलेश की पार्टी के लोगों के शब्द में, तो मायावती का ये ग्रीडी भी रवैया है। थोड़ा 50-50 बात हो तब जाके, अब इसमें लास्ट टाइम में सोनिया गांधी इंटरवीन करके और कितना एक दूसरे को चेक बैलेंस कर पाती हैं, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन हाँ, ये पहल बहुत जोरदार किया था सोनिया गांधी ने, और किया है, और अभी तक दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगले 3 दिन से 4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया, आज यदि मायावती नहीं झुकेगी तो मामला दरवाजा बंद हो जाएगा। अखिलेश मुस्लिम बाहुल क्षेत्र देने को राजी नहीं है, यहीं पे मामला थोड़ा अटका हुआ है। ये 7-8 सीट है, मैं उस पर भी बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब मनोज भाई आ गए हैं। मनोज भाई, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, जो बात आप कह रहे थे उसको पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर दलित का पूरा जो दलित वर्ग है उसकी अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, जो जमीन पर, उत्तर प्रदेश चूंकि इस देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहां सबसे बड़ी स्टेक होल्डर समाजवादी पार्टी है, क्या हाथरस की लड़ाई किसने लड़ी? अभी हमीरपुर की लड़ाई कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर है, उनकी बात कौन कर रहा है? और जब हमारे नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम तो चाहते थे कि बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब बहन जी को तय करना है कि किस रास्ते पे गई। अगर हम लोगों ने, क्या बसपा ये, और आप सभी जानते हैं, कभी आंकड़े और तथ्य तो झूठ नहीं बोलते। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो अलायंस था वो 25 और सीटें जीतता, अगर उसके साथ इलेक्शन कमीशन और पारदर्शिता से अगर चुनाव कराने के अपने प्रतिबद्धता पर खड़ा रहा होता। हमें कहां पर कितने हमारे लोगों को वोट रोका गया, और बसपा कितनी सीटों पर थी, और हमारे साथ अलायंस में आने पे उनकी कितनी सीट बढ़ी। लेकिन सवाल यह है
कि जो विमर्श डॉक्टर लोहिया का था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती और सड़कें सूनी नहीं हो जानी, जब देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो। क्या सड़कों पर बुनियादी सवालों को लेकर के बहन जी कभी आई? मैं मानता हूं बहन जी नहीं आई। हम सभी जानना, ये उत्तर प्रदेश का दलित, पूरे देश का दलित वर्ग ये जानना चाह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अभी जो चुनाव हुआ है देश के सर्वोच्च सदन का, राज्यसभा का, उसमें बीएसपी के एक ही विधायक ने क्यों वोट करा और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? बीजेपी को उसने वोट करा, कहीं से कोई आवाज नहीं आई और उस विधायक ने वोट करा जिस विधायक के अभी 4-5 दिन पहले बहन जी आई हुई थी उनके किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम। तो सवाल ये नहीं है हम आप लड़ते रहेंगे तो जो हमारा विमर्श है वो तो चल ही रही है बीजेपी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के 20% नागरिकों को एक तरफा न उनको राजनीतिक न्याय दे रही है, न सामाजिक न आर्थिक। इस देश में मुसलमानों से कितना घृणा और नफरत फैलाया गया, जबकि हम उस मुल्क के वासी हैं जिस मुल्क में रसखान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के उपासक हैं और उनका असली नाम सैयद इब्राहिम है। लेकिन हमको कहाँ ले जाया जा रहा है? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आप लड़ते रहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो दलित वर्ग के नौजवान है, अभी हमीरपुर में क्या हुआ कौन नहीं जानता है, शाहजहांपुर में क्या हुआ कौन नहीं जानता है, अभी जौनपुर में क्या हुआ कौन नहीं जानता है। तो ये जो बातें हैं इस पर अभी सब लोग जब एक होकर के और किसी बड़े मन के साथ एक होंगे तब। अब बहन जी अब ये कैसे बताऊं आपको, हम लोग तो जमीन पे रहते हैं। 2022 के चुनाव में बसपा की तरफ से इस तरह से जिलों में एक लेटर प्रसारित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बाद बहन जी को राष्ट्रपति बनाएगी और बहन जी ने अंदर खाने ये मैसेज दिया है कि सभी समाजवादी पार्टी को हराइए और बीएसपी को वोट करिए। उस तरह के लेटर हर विधानसभा क्षेत्रों में तैरते हुए नजर आए, तो उस पर आज तक बसपा का कोई बयान क्यों नहीं आया? और एक बात तो रवि सर कह ही रहे हैं कि न उनके पास कोई प्रवक्ता है न कोई, कम से कम जूझिए लड़िए। तो अब सिर्फ घर में बैठ के देखिए जो राजनीति है, मैं कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता से, जो हम लोगों के अपने छोटे जीवन जनित और संघर्ष जनित जो अनुभव है, कि राजनीति कभी भी आप सोचेंगे कि ऊपर से चले तो वो नहीं हो सकता। राजनीति हमेशा नीचे से चलेगी। जो बात गांधी कहते थे कि इस देश को ऐसे चलाया जाना चाहिए कि सिर्फ नेतृत्व के ही 20 लोग न चलाएं, बल्कि जमीन और गलियों से और कस्बों से आने वाले लोगों के विचार से चले। तो उनके विचार को जब आप मानेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आप वहां रह के आपका सब तरह का समझौता होता हुआ दिखता है। अब उस पर आप चाहे जितना नकारें और उस पर चाहे जितना आप उसको स्वीकारने की न स्थिति में हो, या आपकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो जो बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है। एक वक्ता साथी उन्होंने सही कहा कि बसपा का पूरा विमर्श तो यही रहता है कि बीजेपी हारे ना हारे, सपा हार जाए। तो जब आप अपने समकक्ष और जो लोग संवैधानिक मूल्यों को लेके तथ्य, आज तो हमारे नेता पर भी आए दिन नोटिस आती है, क्या क्या होता है। क्या उत्तर प्रदेश में जो भी साथी आए होंगे, क्या नहीं देखा है कि हमने 5 सालों में क्या काम करा है? क्या फूलन देवी को न्याय किसने दिया? नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा। हम तो हर तरह के, हम तो मछुआरा समाज से लेके, हम तो चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित न करो। इस उत्तर प्रदेश के 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ जी के सजाती लोगों कुलपति हैं। हम तो चाहते हैं कि उसमें दलित वर्ग का आए। हम तो चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के उत्तर प्रदेश के जितने स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें दलित वर्ग के प्रोफेसरों को क्यों एनएफएस किया जाता है? उनकी भागीदारी बिना शैक्षणिक, शासकीय और राजनीतिक क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है? हम तो वो चाहते हैं साहब, हम तो चाहते हैं कि जनरल सीटों पर भी राजनीतिक चेतना इतनी दलितों में जगे कि हमारा राजनीति, हमारे दलित समाज से आने वाला भाई एक सामान्य सीट पर भी लड़ने की ताकत ला पाए। और हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में। मैं तो खुद जिस जनपद से आता हूँ, हजारों बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, तमाम अम्बेडकर की मूर्तियां, अभी रामपुर में क्या हुआ? कौन लोग थे? बाबा साहब जिनके बनाए संविधान पर यह मुल्क चल रहा है, उनकी प्रतिमा लगाना, उनके विचारधारा के पक्ष में खड़े होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार गोली चलाती है और आप उन पर सवाल खड़ा करने के बजाय सपा पर सवाल खड़ा कर रहे, हमारे नेता पर, जो कोई दिन 2022। चलिए, आपने बिल्कुल रिबटल किया।
मनोज भाई, छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं रविकांत जी की और उसके बाद बात खत्म करते हैं। रविकांत जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कुछ बातें रविकांत जी मैं ये कहूंगा मनोज जी ने जो है ना बिल्कुल चुभती हुई और तीखी बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि जो आपने भी माना कि अगर उनकी पहली प्रायोरिटी सपा को हराना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके नेतृत्व में कितना भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात, सड़क पर मायावती जी बिल्कुल नहीं दिखती हैं। ये आपने भी स्वीकार किया कि जिस समय उनको सड़क पर आना चाहिए हमने कभी नहीं देखा कि वो सड़क पर आई। और एक हकीकत ये भी है, जितनी बातें की कि कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं कि दलित वोट का एक हिस्सा उनके पास से धीरे धीरे छटका है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी गया है। तो ये जो सारे हालात हैं इनमें आप आखिरी टिप्पणी आप अपनी क्या करना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, एक बात मैं खत्म कर दूंगा फिर कह के। अब क्योंकि एक सभी पैनलिस्टों से गुजारिश होगी कि मुझे बस 2 मिनट दें भैया, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूं कि आप मनोज भाई आप किसी गोदी मीडिया पे नहीं है, आप समय लें। आपकी आवाज चली गई थी इसलिए रोका था मैंने। जी प्लीज। अभी घोसी का जो उपचुनाव हुआ उसमें हमको दलितों ने वोट दिया, और मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट किया है। हम उससे खुशी हैं, हम उस हर्ष जाहिर कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के विचारधारा में, हमारे नेता के विचारधारा में आज दलित वर्ग बड़े पैमाने पर है। चंदौली में ऐसे बाबा साहब की हमारे दलित भाइयों ने प्रतिमाएं बनाई हुई है और सालों से वो खड़ी है, इंतजार कर रहे हैं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो उसका अनावरण होगा। तो दलितों में हमारी पार्टी बैठी है, और हम सिर्फ वोट के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि उनका सबसे जो जरूरी है उनको सामाजिक रूप से गर्व के साथ जीवन जीने का हक मिले, और इसमें हमें कहीं पीछे भी रहना होगा तो रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे माफी चाहूंगा कि चूंकि मैं अब ज्यादा देर तक यहाँ रह पाना संभव नहीं है, तो फिर कभी मिलेंगे और मैं जो बातें होंगी मैं आपके यूट्यूब पर दोबारा सुन लूंगा। जो सवाल होगा, अशोक सर आपसे भी माफी चाहूंगा बहुत विनम्रता से। नहीं आप आए, बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं इस समय पॉलिटिकल लोग कितने बिजी होंगे, मनीष भाई को भी निकलना है, तो बस आखिरी टिप्पणी ले रहे हैं डॉक्टर साहब की। देखिए मनोज जी वैचारिक आदमी हैं, और वो जिस बात को कह रहे थे कि अखिलेश जी जाते हैं, और लास्ट में उसी बात का उन्होंने खंडन भी कर दिया कि बहुत सारे दलित भाई हैं जो इंतजार कर रहे हैं अंबेडकर की मूर्ति है उसका अनावरण अखिलेश यादव करें। तो खैर वो वो मनोज भाई कितना भी कहें कि वो जाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनके एक जो बहुत करीबी व्यक्ति थे उन्नाव के, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, जो योगी आदित्यनाथ की शक्ल में दिखते थे, जिनका कई बार वो इस्तेमाल भी किया उन्होंने राजनीतिक, और उस व्यक्ति की उन्नाव के ठाकुरों ने पीट पीट करके हत्या कर दी, और अखिलेश यादव को 15 दिन तक खबर भी नहीं थी। हम लोगों ने जब उसे फेसबुक पर डाला तब जाकर के उनका ट्वीट आया 15 दिन के बाद। तब आप समझ सकते हैं कि अब वो अति पिछड़ा नाई समाज से थे, तो अति पिछड़ा और दलित समाज के प्रति अखिलेश की क्या प्राथमिकता है ये सब जानते हैं। अब मैं कहूं कि नहीं भाई उनको बहुत 12 के बाद मायावती जब खामोश हुई तो अखिलेश यादव को पूरा मौका था दलितों को अपने साथ जोड़ने का, वो आज भी नहीं जुड़ा। और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती आती हैं तब तो गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, अदरवाइज जहां समाजवादी पार्टी की सीटें हैं वहां अति पिछड़ा और दलित वोट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वहां तो ये समाज तैयार है, लेकिन सपा के प्रति वो डर आज भी है, और उसको बढ़ाने में बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये भी सही बात है। और अखिलेश ने एक भी दलित नेता खड़ा नहीं किया, बल्कि मैं अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कह सकता हूं, तो मैं उनको बहुत बारीकी से जानता भी हूं कि वो कितना दलितों के प्रति सम्मान रखते हैं। उनके घर में ही आप जाकर के देख लीजिए तो कितने लोग हैं, क्या है, उनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं। मायावती पर जितने भी आरोप हैं मैं उनको खुद ही कह रहा हूं कि वो नहीं खड़ी हुई, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी प्राथमिकता है, ये बिल्कुल है। और वो 95 की घटना नहीं भूले हैं आज तक। वो महिला जिसने उस घटना के बाद साड़ी पहनना बंद कर दिया, वो महिला जिसने उस घटना के बाद गेस्ट हाउस में रुकना बंद कर दिया, अब आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। इसलिए वो उन पर कोई भरोसा नहीं करती, कभी नहीं करती। अगर वो कह रहे हैं कि 22 में साथ आई थी मायावती, डिंपल ने पैर भी छुए, तो उन्होंने भी मुकदमा वापस लिया। दोनों ही लोगों ने दिल बड़ा दिखाया था,
लेकिन मायावती की अपनी रणनीति होती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि वो कभी किसी को उस तरह से तवज्जो नहीं देती, वो उनकी राजनीतिक स्टाइल है, आप कुछ भी कहें। तो सपा का और सपा में गलती अखिलेश यादव की थी। मैंने कई बार उनके प्रवक्ताओं को रोका कि भाई इनको कहिए कि ज्यादा ना कहें कि हम बहन जी के साथ जाएंगे। आपने जब 100 बार कहा, बहन जी बोल ही नहीं रही थे। तो जब सीट शेयरिंग की बात आई तो उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी कि इस पे हम लड़ेंगे, बाकी पर आप लड़ लीजिए, फिर आप क्या करेंगे। तो जो अखिलेश यादव से चूक हो रही थी, हाँ, इधर अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है इंडिया अलायंस के साथ जाने का, और मैं इसको बहुत समझदारी भरा कदम मानता हूं, क्योंकि अलायंस में जो भी बाहर रहेगा वही साफ होने जा रहा है, वो मायावती ही क्यों ना हो। मायावती अगर इंडिया अलायंस के बाहर रहती हैं तो उनका वोट परसेंट मुश्किल से 8% रह जाएगा, और हो सकता है कि सीट तो एक भी ना मिले, ये भी मैं बात कह रहा हूं। लेकिन वो अगर अलायंस में आती हैं और चेहरा बनती हैं तो वो दिल्ली तक भी पहुंच सकती हैं, ये उनके आने का असर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो केमिस्ट्री और गणित दोनों है, साइकोलॉजिकल भी वो बहुत बड़ा गेम होगा। और हिंदुत्व के सामने आज पूरे ताकत के साथ अगर कोई आइडियोलॉजी लड़ रही है, मैं मायावती को छोड़ देता हूं, जिस मायावती ने जिस समाज को खड़ा किया है वो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, वो समाज खड़ा हुआ है और आज हिंदुत्व के सामने केवल अंबेडकरवाद उस ताकत के साथ लड़ रहा है, इसको भी हम लोग नहीं झुठला सकते। और वो हर स्तर पर, जमीन पर भी, वैचारिक स्तर पर भी, किसी भी स्तर पर। तो इस ताकत को अगर आपको भुनाना है, ये सिर्फ मायावती का मामला नहीं है, जो जमीन पर चल रहा है उसको अगर आपको सीधे वोट बैंक में तब्दील करना है तो मायावती अनिवार्य हो जाती है। लेकिन उनकी अपनी जो शर्तें हैं उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये उनकी अपनी राजनीतिक कुशलता है। ठीक है, तो हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं डॉक्टर साहब के कि हिंदुत्व के खिलाफ केवल और केवल अम्बेडकरवादी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और कीमतें भी चुका रहे हैं, चाहे वो उमर खालिद जेल में हो, चाहे और भी यहाँ पे नाम लेना या किसी के बारे में बात करना मैं उचित नहीं समझता हूं। इस देश में एक लड़ाई तो चल रही है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही इस देश की आज की सबसे बड़ी लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई में मायावती साथ आती है, चेहरा बनती है, नहीं बनती है, ये सब भविष्य में हम देखेंगे, लेकिन अगर इस लड़ाई में मायावती जी साथ आती हैं तो इस लड़ाई को जबरदस्त बूस्ट मिले। मैं माफी चाहूंगा, मैं एक आखिरी बात ये कहना चाह रहा था कि जो इस वक्त देश के हालात हैं, इसमें हम सब लोगों को थोड़ा अपने से हटकर सोचना होगा। आप ये देखिए कि पूरे देश में पैन इंडिया सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भाजपा के बाद कांग्रेस है। कांग्रेस अपना क्लेम छोड़ने को तैयार है, कांग्रेस किसी और को फेस बनाने को तैयार है, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। मसला यहां पर सिर्फ ये है, जो बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि बात सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक नहीं है, बात उससे बड़ी हो गई है। बात संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की है, संविधान बदलने की है, और जिस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, अगर उससे हम सब लोग मिलकर नहीं लड़े तो शायद लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और ये बात बार बार राहुल जी कह रहे हैं। तो अब हमें अपने थोड़े थोड़े व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो चीजें, वो छोड़नी पड़ेंगी। जैसे हम छोड़ने को तैयार हैं, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी शायद ये लड़ाई हम लड़कर जीत पाएंगे। कम से कम मैं डॉक्टर रविकांत की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि केवल और केवल अंबेडकरवादी हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत सारी ताकतें हैं इस देश में जो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रही हैं। उमर खालिद जैसे लोग जो जेल में हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह पत्रकार से लेकर और हर तबके के लोग, चाहे वो लेखक हों, पत्रकार हों, फिल्म वाले हों, इस लड़ाई में हैं। और इसीलिए जब इंडिया अलायंस बना तो सबकी उम्मीदें इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गईं, और इंडिया अलायंस में अगर वाकई मायावती जी शामिल होती हैं तो वो एक एसेट साबित होंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके शामिल होने और शामिल होने के बाद उनके प्रधानमंत्री का चेहरा बनने, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों के स्वीकार होने, और उत्तर प्रदेश में ही सपा के साथ दूध मिश्री की तरह उनका गठबंधन होगा या दूध और नमक की तरह गठबंधन होगा, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। आने वाले टाइम में क्लियर होंगे। यह चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है और महत्वपूर्ण तो है ही। तो इस तरह की बातें जब जब आती रहेंगी, हम लोग चुनाव को लेकर भी बातें करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी गेस्ट का और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।